हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड को कराया जा रहा है। इससे पहले कि अगर मॉडल प्रश्न पत्र फर्स्ट को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो है सर्व निरीक्षक और छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो हम बात करें इस मॉडल प्रश्न पत्र की, तो सामान्य अध्ययन का मॉडल प्रश्न पत्र है ये, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, भारत के इतिहास, राज्य व्यवस्था, संविधान और अर्थव्यवस्था और भूगोल से संबंधित प्रश्न को लिया गया है, जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। पीएससी के एग्ज़ाम में हो गया, व्यापम के एग्ज़ाम में हो गया, पूछे हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को चलिए देखिए अंत तक। ठीक है, तो यदि आप लोग हमारे चैनल डी स्टूडेंट सर्कल अकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो छत्तीसगढ़ इतिहास का क्वेश्चंस आ गया है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ इतिहास से लिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ऑप्शन ए दिया है तुमाण, ऑप्शन बी दिया है पाली और ऑप्शन सी दिया है रतनपुर और ऑप्शन डी दिया है सिरपुर। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा तुमाण। ठीक है, तो तुमाण कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए पे है तुमाण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तुमाण हो जाएगा। ठीक है, तो इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी की अगर बात करें तो कहाँ थी? तुमाण में थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंग राज ने क्या किया? तुमाण को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो कौन था? कलिंग राज था। और कलिंग राज ने क्या किया? अपनी प्रारंभिक राजधानी जो है तुमाण में बनाई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुमाण को बनाई थी अपनी प्रारंभिक राजधानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, कथन कारण वाला प्रश्न है। ठीक है, तो कथन क्या है? कथन कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था और कारण आर दिया है मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? ऑप्शन से देख लेते हैं। कथन कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण को स्पष्ट करता है, ऑप्शन ए दी है। ठीक है, ऑप्शन बी की अगर बात करें तो कथन कारण दोनों सत्य हैं परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। और ऑप्शन सी देखें तो क्या है? कथन सत्य कारण गलत है। और ऑप्शन डी देखें तो कथन गलत है कारण सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था। ठीक है, कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था, ये जो स्टेटमेंट है सही है। ठीक है, कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय था जो रतनपुर राज्य का शासक था, बिल्कुल सही है। और कारण आर दिया है मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो कारण भी क्या है? सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सत्य है। ठीक है, और कथन कारण को स्पष्ट भी करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, कथन कारण दोनों सत्य है, कथन कारण दोनों सत्य है और कारण जो है कथन को स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में ठीक है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में ठीक है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासन का उल्लेख मिलता है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, उसके अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने 8 वर्ष मुगल शासक जहांगीर के दरबार में बिताए हुए थे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तुमाण वर्तमान में किस जिले में है? ऑप्शन ए दिया है जसपुर, ऑप्शन बी दिया है बिलासपुर, ऑप्शन सी दिया है कोरबा और ऑप्शन डी दिया है सरगुजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोरबा, ऑप्शन सी कोरबा। ठीक है, तो तुमाण वर्तमान में कोरबा जिले में है। ठीक है, इसका राइट आंसर कोरबा होगा। हम अगर तुमाण की बात करें तो वर्तमान में कोरबा जिले में है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए ब्रह्मदेव राय, ऑप्शन बी हरिराव नायक और ऑप्शन सी दिया है राघोजी शेखर राय और ऑप्शन डी दिया अमर सिंहदेव।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो रायपुर का नाम जो है ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ब्रह्मदेव राय। ठीक है, तो रायपुर कल्चुरी शाखा के संस्थापक रामचंद्र देव ने, ठीक है, अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र देव ने किया था और अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया, रायपुर की स्थापना किस कल्चुरी राजा द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है लक्ष्मणकरण, ऑप्शन बी दिया है सोधादेव और ऑप्शन सी दिया है रामचंद्र और ऑप्शन डी दिया है अशोक। ठीक है, तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रामचंद्र देव ने रायपुर की स्थापना किया था। ठीक है, तो रामचंद्र देव द्वारा रायपुर की कल्चुरी शाखा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तथा अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर क्या किया गया था, रायपुर नगर की स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम भारतीय इतिहास से लिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भारत के इतिहास से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भारत के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी खारवेल और ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी और ऑप्शन डी वासुदेव। तो इसका राइट आंसर होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका राइट आंसर होगा। तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी दिया संघोल और ऑप्शन सी दिया कालीबंगन और ऑप्शन डी दिया धौलावीरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, धौलावीरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धौलावीरा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, धौलावीरा। तो गुजरात के धौलावीरा में सिंधु कालीन 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेगा, गुजरात के धौलावीरा में सिंधु कालीन 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो ऑप्शन ए गोविंद तृतीय और ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम और ऑप्शन सी कृष्ण द्वितीय और ऑप्शन डी कृष्ण तृतीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की। तो ऑप्शन ए दिया है राजेंद्र चोल, ऑप्शन बी दिया प्रांतक चोल और ऑप्शन सी दिया राजराज प्रथम और ऑप्शन डी दिया राजराज द्वितीय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजराज प्रथम। ठीक है, तो चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। ठीक है, और चोल काल में बंगाल की खाड़ी जो है चोलों की झील कहलाती थी। ध्यान रखिएगा, चोल काल में बंगाल की जो खाड़ी है चोलों की झील कहलाती थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। पहला दिया है धर्म महामात्र और दूसरा दिया है धर्मस्थी और तीसरा दिया है रज्जुक और चौथा दिया है कंटक शोधन। ठीक है, तो सही उत्तर चुनना है, कोड दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए दिया है 1 एवं 2 और ऑप्शन बी दिया है 2 एवं 3 और ऑप्शन सी दिया है 1 एवं 3 और ऑप्शन डी दिया है 2 एवं 4। ठीक है, तो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो न्याय व्यवस्था के अगर बारे में हम बात करें तो धर्मस्थी और कंटक शोधन। ठीक है, जहाँ पे हमें 2 और 4 देखने को मिलेगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में हमें 2 एवं 4 देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 2 एवं 4। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में धर्मस्थी एवं कंटक शोधन न्यायालय अस्तित्व में थे। ध्यान रखिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 एवं 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11,
किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, ऑप्शन ए दिया है, सरकार में विश्वास खो देता है, और ऑप्शन बी दिया है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, और ऑप्शन सी दिया है, किसी मामले की तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। और नेक्स्ट ऑप्शन से देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। ठीक है, तो किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ऑप्शन ए दिया है जी ऑस्टिन, और ऑप्शन बी दिया है केसी वीहर, और ऑप्शन सी दिया है डी वसु, और ऑप्शन डी दिया सर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा जी ऑस्टिन। ठीक है, तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ए दिया है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी दिया है शीतल वार्ड समिति ऑप्शन सी देख लेते हैं बलवंत राय मेहता समिति, और ऑप्शन डी देख लेते हैं तो हनुमंतैया समिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने सर्वप्रथम 1957 में, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पूछा गया है राष्ट्रपति पूछा गया है, तो 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 2 अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, क्या थे, राष्ट्रपति थे। और वहीं पे हम बात करें डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, तो ये 2 अवधि के लिए उपराष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ गया है स्क्रीन पर। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या गया पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन ए दिया वित्त आयोग, ऑप्शन बी दिया योजना आयोग, और ऑप्शन सी दिया काउंसिल, और ऑप्शन डी दिया केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे, केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व बंटवारे होता है उसके लिए मापदंड कौन बनाता है? ठीक है, तो मापदंडों की अनुशंसा जो है वित्त आयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग जो है केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, वित्त आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन का आधार किसके मॉडल पर था? ऑप्शन दिया मेनन, और ऑप्शन बी दिया BN गाडगिल, और ऑप्शन सी दिया PC महालनोबिस, और ऑप्शन डी दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, PC महालनोबिस। ठीक है, तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन जो है PC महालनोबिस मॉडल के आधार पर था। ठीक है, तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17 स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया है 2 अक्टूबर, और ऑप्शन बी दिया है 2 फरवरी, और ऑप्शन सी दिया है 15 अगस्त, और ऑप्शन डी दिया 7 दिसंबर। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 फरवरी। ठीक है, तो भारत में मनरेगा दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। किस पंचवर्षीय योजना काल में नाबार्ड की स्थापना हुई?
तो ऑप्शन ए दिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन बी दिया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन सी दिया है छठी पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी दिया है आठवीं पंचवर्षीय योजना काल। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे किस पंचवर्षीय योजना काल में नाबार्ड की स्थापना हुई है। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो हम बात करें नाबार्ड की स्थापना की, तो छठी पंचवर्षीय योजना काल में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो छठी पंचवर्षीय योजना काल में नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को ये तथ्य जो है याद रह जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। किस वित्तीय वर्ष में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई। तो ऑप्शन ए दिया 1980-81 और ऑप्शन बी दिया 1988-89 और ऑप्शन सी दिया 1998-99 और ऑप्शन डी दिया 2002-2003। ठीक है, तो हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू होने की। ठीक है, तो ये जो है वित्तीय वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई थी, ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। राजकोषीय घाटा क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन है व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में अंतर और ऑप्शन बी दिया बजटीय प्रावधान और वास्तविक व्यय के बीच अंतर और ऑप्शन सी दिया जारी निधियों और व्यय के बीच अंतर और ऑप्शन डी दिया निधियों के व्यय और बचत राशि के बीच अंतर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में अंतर। ठीक है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में अंतर राजकोषीय घाटा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन भूगोल से लिए गए हैं। चलिए भूगोल के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संसाधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए दिया सागरीय स्रोत और ऑप्शन बी दिया स्थलीय स्रोत और ऑप्शन सी दिया भूमिगत स्रोत और ऑप्शन डी दिया आणविक स्रोत। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कौन सा जल संसाधन का स्रोत नहीं है। अगर हम बात करें सागरीय स्रोत मतलब सागर क्या है, जल संसाधन का स्रोत है। ठीक है, और स्थलीय स्रोत भी क्या है, जल संसाधन का स्रोत है। स्थल से भी हमें जल प्राप्त होता है ना, खुदाई करने पर। ठीक है, खुदाई करने पर स्थलीय स्रोत से हमें जल प्राप्त हो सकते हैं, जल संसाधन प्राप्त हो सकते हैं। और भूमिगत स्रोत भी क्या है, ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये भी क्या है, जल संसाधन के स्रोत है। लेकिन आणविक स्रोत जो है जल संसाधन के स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, आणविक स्रोत। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। वह बिंदु जहाँ से भूकंप का उद्रेक होता है कहलाता है। ऑप्शन ए दी है डोलड्रम और ऑप्शन बी दी है टॉर्नेडो और ऑप्शन सी दी है एपिसेंटर और ऑप्शन डी दी है आइसोबार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। टुंड्रा शब्द का अर्थ है क्या है भाई, टुंड्रा शब्द का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया उपजाऊ भूमि और ऑप्शन बी दिया पहाड़ और ऑप्शन सी दिया बंजर भूमि और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त भी। ठीक है, तो हम बात करें टुंड्रा शब्द की अर्थ की, तो इसका राइट आंसर होगा बंजर भूमि। ठीक है, टुंड्रा शब्द का अर्थ जो है बंजर भूमि होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दक्षिण गंगोत्री कहाँ अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन बी दिया अंटार्कटिका में और ऑप्शन सी दिया तमिलनाडु में और ऑप्शन डी दिया गोदावरी का उद्गम। तो इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका में। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका में स्थित है दक्षिण गंगोत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर आने वाला है, ये आ ही गया। 25 क्या है भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं, एक मिनट। चलिए, तो पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में सबसे निचली भाग में निम्न में से कौन सा मंडल स्थित है। तो ऑप्शन दिया आयन मंडल और ऑप्शन बी दिया क्षोभ मंडल और ऑप्शन सी दिया समताप मंडल और ऑप्शन डी दिया आयन मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को अगर पता है तो पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में सबसे निचली भाग जो है क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो पृथ्वी की वायुमंडलीय संरचना में सबसे निचली भाग क्षोभ मंडल स्थित है। ठीक है, क्षोभ मंडल स्थित है। निम्न में से कौन सा मंडल स्थित है, क्षोभ मंडल स्थित है सबसे निचली भाग में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये थे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड का। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट मॉडल
प्रश्न पत्र हम आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लाएंगे। तो धन्यवाद।